हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं मनीष राज, आपका एमआर सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अभी तक हम लोग लेंज लॉ, फैराडे लॉ, हॉल इफेक्ट, मोशनल ईएमएफ, रोटेशनल ईएमएफ, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, एसी जनरेटर, डीसी मोटर और इंडक्टर के बारे में पढ़ लिया है। इंडक्टर में खास बात है हमने क्या क्या पढ़ी थी। जिस तरीके से रेसिस्टेंस में करंट फ्लो करने की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होता है, जिस तरीके से रेसिस्टेंस में करंट फ्लो करने की वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होता है, उसी तरीके से इंडक्टर में करंट फ्लो करने से पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। ना 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 ना, इंडक्टर को करंट से कोई नफरत नहीं है। हाँ, रेसिस्टेंस को करंट से नफरत है। मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, रेसिस्टेंस को करंट से नफरत है। अगर रेसिस्टेंस से कोई करंट फ्लो कराओगे तो रेसिस्टेंस उसको अपोज करेगा, जाने से रोकेगा, और जबरदस्ती पास कराओगे तो थोड़ा थोड़ा तो नुकसान पहुंचाएगा, यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप करा देगा। लेकिन इंडक्टर कहता नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, करा लो जितना मर्जी उतना करा लो, लेकिन हाँ कांस्टेंट कराना। अगर तुम इस करंट को वेरी करने की कोशिश करोगे, चाहे बढ़ाओ या घटाओ, तो मैं अपोज करूंगा। कैसे अपोज करूंगा? तो देखिए यहां पे एक बैक ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ या पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। ईएमएफ मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड होगा एल डी आई बाई डी टी के बराबर। वो तभी होगा जब करंट चेंज होने की कोशिश करोगे, है ना। इंडक्टर को ना नफरत है इस बात से, करंट में चेंज से। अगर करंट चेंज नहीं हो रहा तो इंडक्टर सिंपल वायर जैसा बिहेव करता है ना। इंडक्टर के अंदर से जो फ्लक्स पास कर रहा होता है वो फाई बराबर क्या होता है बेटा? एल आई। इसीलिए तो इसको डिफरेंशिएट किया तो डी फाई बाई डी टी को ईएमएफ कहते हैं और डी आई बाई डी टी इधर आ गया एल कांस्टेंट। सर ये इंड्यूस ईएमएफ तो हुआ तो सही है, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर होगा, है ना। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसका ये टर्मिनल हाई होगा या ये टर्मिनल हाई होगा। तो मैंने बताया था जो बैक ईएमएफ आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे फॉर्मूले से। कैसे निकालोगे? फॉर्मूले से। लिख लेना इस बात को, मैग्नीट्यूड निकालेंगे फॉर्मूले से और डायरेक्शन निकालेंगे बुद्धि से। बुद्धि क्या कहता है? बुद्धि कहता है अगर करंट बढ़ेगा, ये सारी बात हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार रिवाइज कराता हूं मैं। करंट बढ़ेगा तो बैटरी उल्टा बनेगा, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में बैटरी बनेगा। और करंट अगर घट रहा है तो करंट को सपोर्ट करके बढ़ा के कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा। यहां पे इसकी सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी होती है? तो म्यू नॉट एन स्क्वायर, बहुत आसान है, ए इंटू एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल। बस बहुत ईजी है साहब, बहुत ईजी है साहब। दूसरी बात, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू एल, इसके अंदर में करंट जब आई फ्लो कर रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। तो मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर होता है वो होता है बेटा हाफ एल आई स्क्वायर। इसकी एनर्जी डेंसिटी निकालोगे तो होगा हाफ बी स्क्वायर बटा म्यू नॉट। ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ये टोटल एनर्जी है। टोटल एनर्जी में वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, ये प्रूफ हो जाएगा। ये मैग्नेटिक एनर्जी है, ये मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। अब आइए, जिस तरीके से कैपेसिटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा के देखा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा के देखा था, रेसिस्टेंस का भी सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, उस तरीके से इंडक्टर का भी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। दो इंडक्टर सीरीज में लगे, देखिए सीधा सीधा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर। दो इंडक्टर कैसे लगे हैं? सीरीज में। देखिए L1 L2, इन दोनों को हटा के इनका इफेक्टिव इंडक्टेंस ले लेता हूं L इक्विवेलेंट। अगर इस पूरे सर्किट में करंट जा रहा था I, दोनों को हटा के एक बना लिया, तो इक्विवेलेंट का मतलब यह है कि करंट अभी भी कितना जा रहा होगा? I जा रहा होगा। सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कंपोनेंट इज इक्वल टू टोटल पोटेंशियल ड्रॉप। मान ले यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है एप्सिलॉन नॉट, यहां पे एप्सिलॉन 1, यहां पे एप्सिलॉन 2, तो नेट इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू पहले का पोटेंशियल ड्रॉप प्लस दूसरे का। मतलब इन दोनों को एक माना है ना भाई मेरे, तो E1 प्लस E2 बराबर इक्विवेलेंट। अच्छा, ईएमएफ होता क्या है? सर एल डी आई बाई डी टी। सीरीज कॉम्बिनेशन का पहला कंसेप्ट यही है कि करंट इज सेम इन L1 एंड L2। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम जाता है, तो यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो होगा तुम्हारा L इक्विवेलेंट डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू L1 डी आई बाई डी टी प्लस L2 डी आई बाई डी टी। देखो बेटा, जिस इंस्टेंट पे करंट इसमें जा रहा होगा I, इसमें भी जा रहा होगा I, तो करंट में अगर चेंज करोगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जितना करंट इस इंस्टेंट पे इसमें चेंज होगा उतना इसमें चेंज होगा। इसलिए हमने डी आई बाई डी टी में I1 I2 नहीं लगाया, क्योंकि करंट सेम है तो रेट ऑफ चेंजिंग करंट भी सेम होगा। तो ऐसा रिलेशन ही निकल के आ गया, L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू L1 प्लस L2। सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस, L को क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू होती है सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन रेसिस्टेंस जैसा L1 प्लस L2। बाय डिफॉल्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप गेस कर सकते हैं कि इन दोनों को हटा के अगर एक ही इंडक्टर मान लूं, L इक्विवेलेंट की वैल्यू आनी चाहिए
1 upon L equivalent is equal to 1 upon L1 plus 1 upon L2। जिस तरीके से रेसिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, इंडक्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन। लेकिन फिर भी अपन चलो प्रूफ करते हैं। मान लो करंट यहाँ पे आया आई, तो आप जानते हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहता है। इसमें अगर पोटेंशियल ड्रॉप एप्सिलॉन है तो इसमें भी उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप होगा किसी इंस्टेंट पे, और इसमें टोटल दोनों को एक मान लोगे तो उतना ही होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल का ऐड नहीं करते। यहाँ पे करंट अगर आई है तो इसमें करंट जाएगा कुछ I1, इसमें जाएगा कुछ I2। अगर इसमें रेट ऑफ चेंज इन करंट है di1/dt, तो इसमें रेट ऑफ चेंज इन करंट होगा di2/dt, क्योंकि करंट I2 है, इसमें I1 है। सेम क्या है फिर पोटेंशियल ड्रॉप। अच्छा, इसमें करंट कितना चेंज होगा, तो दोनों को मिला के एक मान लिया, तो इसमें करंट जा रहा था I, इसमें करंट चेंज होगा di/dt। एक बात बताओ, जो नेट करंट I आया है उसका एक हिस्सा I1 इसमें गया, I2 इसमें गया, दोनों को एक मान लोगे तो I जा रहा होगा। तो आप इक्वेशन लिख सकते हो करंट का I बराबर I1 प्लस I2, करंट डिवाइड होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। करंट क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू होता है L di/dt। तो इसको काम करो, डिफरेंशिएट कर लो, तो ये होगा di/dt इज इक्वल टू, अरे एडिशन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन तो यही कहता है ना कि दोनों तरफ क्या कर लो, डिफरेंशिएट। तो di/dt इज इक्वल टू di1/dt प्लस di2/dt। ठीक है, अब यहां से di/dt को क्या लिख सकते हैं, तो पहले इंडक्टर की बात करेंगे, तो इसको लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप एप्सिलॉन बटा L1, इसको लिखेंगे एप्सिलॉन पोटेंशियल ड्रॉप बटा L1, इसको लिखेंगे एप्सिलॉन बटा L2, इसको लिखेंगे एप्सिलॉन बटा L इक्विवेलेंट। ये कट जाएगा, तो 1 अपॉन L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। देखो, ड्राइव करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि तुम्हें फील आए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है एंड क्यों आया, कैसे आया, क्योंकि जरूरी नहीं कि L इक्विवेलेंट ही पूछ दे, तो उसे ये भी तो पूछ सकता है किसी इंस्टेंट में इसमें पोटेंशियल ड्रॉप इतना है तो इसमें कितना होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का जैसा होता है, कैपेसिटर का जैसा होता है, इंडक्टर भी तो इंस्ट्रूमेंट है, उसका भी ऐसा ही होगा, है ना। तो किसी भी इंस्टेंट में इन दोनों का पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, जो नेट करंट आएगा उन दोनों में डिवाइड होगा। ठीक है, तो कभी कभी तुमसे ये भी पूछ सकता है, नेट करंट में रेट ऑफ चेंज इन है 2 एम्पियर पर सेकंड, इसमें 1 एम्पियर पर सेकंड है, तो इसमें रेट ऑफ चेंज इन करंट बताओ 1 एम्पियर पर सेकंड। अच्छा, ऐसा भी सवाल पूछ सकते हैं तुमसे, एप्सिलॉन दोनों का बराबर है ना, तो जब ये में दोनों का बराबर, तो ये भी तो इक्वेशन लिख सकते हो, एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 होगा L1 di1/dt इज इक्वल टू L2 di/2/dt। ये भी तो पूछ सकता है बेटा, क्यों नहीं पूछेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप सेम है, और पोटेंशियल ड्रॉप का इंडक्टर में फॉर्मूला होता है L di/dt, इसको लिख सकते हैं L1 di1/dt L2 di/2/dt। ये रिलेशन बनेगा। अगर इसमें इंडक्टेंस और इसका रेट ऑफ चेंज इन करंट पता है, इसमें इंडक्टेंस बता दिया, तो इसका रेट ऑफ चेंज इन करंट पूछ सकता है। इसलिए हमने पढ़ा है, कंसेप्चुअल डिस्कशन करने के लिए हमने पढ़ा। ठीक है, हमारा उद्देश्य बस इतना सा है। नेक्स्ट इज चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। नेक्स्ट इज चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। जिस तरीके से चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आपने पढ़ा था, उसी तरीके से इंडक्टर का भी चार्जिंग होता है। तुम कहोगे सर चार्जिंग करने का मतलब क्या है। देखो बेटा, इंडक्टर में जैसे ही बैटरी लगा के स्विच ऑन करोगे तो इंडक्टर को नफरत है करंट से। t इज इक्वल टू 0 पे अगर उसमें करंट 0 जा रहा था तो 0 बना के रखने की कोशिश करता है। अगर t इज इक्वल टू 0 पे करंट 0 जा रहा था तो 0 बना के रखने की कोशिश करेगा। उसको कांस्टेंट चीज से प्यार है। अगर करंट 5 एम्पियर जा रहा है बोलेगा 5, 10 जा रहा है बोलेगा 10 ही जाओ, 15 जा रहा है बोलेगा 15 ही बहाओ। अगर चेंज करोगे तो नफरत करता है, चेंज को अपोज करता है और उस इंस्टेंट पे उतने ही फ्लक्स या करंट बना के रखने की कोशिश करता है ना। इसको अगर और ढंग से समझने की कोशिश करोगे तो एक बात देखो, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। एक इंडक्टर है, इसका इंडक्टेंस L, करंट जा रहा है कुछ I, किसी भी इंस्टेंट पे अचानक से किसी तरीके से मैंने इसका इंडक्टेंस चेंज किया, है ना। एक रेसिस्टेंस का एक रेसिस्टर का रेसिस्टेंस फिक्स होता है, तभी तो लिखते हो V बराबर IR। तो उसी तरीके से एक इंडक्टर से पास करने वाला फ्लक्स होता है Li, जहां पे L को कांस्टेंट मानते हैं। लेकिन किसी तरीके से फाई चेंज करने के लिए L को कांस्टेंट मानते हैं। लेकिन किसी तरीके से मान लो L को मैंने चेंज किया, L को किसी इंस्टेंट पे चेंज किया, लेकिन इंडक्टर से पास होने वाला फ्लक्स कभी चेंज नहीं होगा एट एन इंस्टेंट। ऐसा थोड़ी नहीं कि कभी चेंज हो ही नहीं सकता, हो जाएगा लेकिन एक इंस्टेंट पे नहीं होगा। एट एन इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे इंडक्टर से पास करने वाला फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब अचानक से सडनली तुमने इसका इंडक्टेंस बढ़ा दिया तो इसमें पास करने वाला करंट कम हो जाएगा। Li का प्रोडक्ट फाई को डिफाइन करता है। तो इस रिलेशन पढ़ते हम लोग L1 I1 इज इक्वल टू L2 I2। किसी इंस्टेंट पे मान लो इसकी इंडक्टेंस को n गुना कम कर दिया तो अचानक से उसी इंस्टेंट पे करंट n गुना बढ़ जाएगा, लेकिन फ्लक्स कांस्टेंट। इंडक्टर क्या चाहता है, इंडक्टर को किस चीज से दिक्कत है, करंट से, करंट में चेंज से, कि मेन तो फ्लक्स है ना बेटा। इसको किस चीज से नफरत है, फ्लक्स से।
अगर तुम एल को कांस्टेंट मानो, फ्लक्स में चेंज होने का मतलब है करंट में चेंज होना, तो इसीलिए हम कह देते हैं कि करंट में चेंज को अपोज करता है, लेकिन असल में उसको बेस में जाकर देखोगे तो फ्लक्स में चेंज से नफरत है। ठीक है, तो अब है चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। चार्जिंग ऑफ इंडक्टर की जो कहानी है शुरुआत से लेके स्टेडी स्टेट तक की, वो एक मूवी के कहानी से मैच करता है। मूवी का कहानी सोच सकते हो अगर तुमने थोड़ा बहुत कभी पढ़ा होगा तो। चार्जिंग ऑफ इंडक्टर लिखा हुआ है बोर्ड पे, उसे देख ले, लिखा हुआ है बोर्ड पे, देख ले। कौन सी मूवी? मोहब्बतें, बहुत पुरानी है, हमारे जमाने की मोहब्बतें। मोहब्बतें मूवी में क्या होता है? दो हीरो होता है, अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान। तो ये जो तेरा इंडक्टर है ना वो है अमिताभ बच्चन, और ये जो बैटरी है ये है आपका शाहरुख खान। ये क्या है? शाहरुख खान, ये शाहरुख खान है। सर ऐसा क्या है बैटरी में जो शाहरुख खान जैसा है और ये अमिताभ बच्चन है? देखो, T इज इक्वल टू 0 पे जब ये की ओपन था, है ना, जैसे ही मैंने बंद किया उससे जस्ट पहले करंट कितना फ्लो कर रहा था? 0। तो इसमें फ्लक्स कितना होगा? तो फाई बराबर एल आई, आई 0 तो फाई 0। इससे फ्लक्स कितना पास कर रहा है? 0। तो ये 0 फ्लक्स कांस्टेंट बनाने की कोशिश करेगा। अब थोड़ा भी अगर करंट इससे बह गया तो फ्लक्स तो चेंज हो जाएगा, तो T इज इक्वल टू 0 पे करंट 0 ही फ्लो करेगा। मतलब ये जैसे ही बैट स्विच को ऑन किया तो बैटरी का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना। अल्टीमेट गोल क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके क्या चाहता है? करंट फ्लो कराना। मतलब जैसे ही की ओपन था तो इसे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था। मतलब सर्किट में एकदम शांति थी, सन्नाटा था। सर्किट में एकदम शांति है, सन्नाटा है, एकदम डिसिप्लिन मेंटेन्ड है। जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया बैटरी इसमें करंट फ्लो कराना चाह रहा, शाहरुख खान है, सर्किट को चेंज करना चाह रहा है। करंट पहले 0 था, करंट फ्लो कराना चाह रहा है, मतलब ये शाहरुख खान है, सर्किट में करंट चेंज करना चाह रहा है। ये अमिताभ बच्चन है, इसको चेंज से नफरत है। मुहाबते में भी यही होता है, अमिताभ बच्चन प्रिंसिपल होता है, उसको चेंज से नफरत है। वो डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना चाहता है, वो परिवर्तन से, चेंज से नफरत करता है। बोलता है जो परंपरा है, जो पहले से चला आ रहा है वही मेंटेन रहना चाहिए। तो इंडक्टर को नफरत है चेंज से। पहले करंट 0 था तो 0 बना के रखने की कोशिश करेगा, पूरी जान लगा देगा कि करंट नहीं फ्लो करने दूंगा। बैटरी कहेगा मैं कराऊंगा, इंडक्टर बोलेगा मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि पहले 0 था तो मुझे 0 ही बना के रखना है, मुझे चेंज से नफरत है, जो जैसा वैसा रहेगा। ये कहता नहीं रहने दूंगा, मैं चेंज कर दूंगा। मतलब ये शाहरुख खान ये चेंज करना चाहता है, ये अमिताभ बच्चन ये चेंज होना नहीं चाहता है। तो चेंज होना नहीं चाहता है, इसके लिए कुछ एफर्ट्स लगाएगा। देखो क्या एफर्ट्स लगाएगा, देखो क्या एफर्ट्स लगाएगा। जिस इंस्टेंट पे करंट 0 है, मतलब यहां पे करंट 0, अगर करंट 0 है तो रेसिस्टेंस में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप होता है IR, I0 तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप। लेकिन सर्किट तो क्लोज बन गया पूरा। सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल ड्रॉप का सम मेन बैटरी के पोटेंशियल के बराबर होता है। तो इंडक्टर पूरा का पूरा पोटेंशियल अपने क्रॉस करा लेगा। बोलेगा T इज इक्वल टू 0 पे VR, सुन मेरी बात, VL प्लस VR बराबर बैटरी का पोटेंशियल। जानता है कि नहीं जानता? बताइए अच्छे से। जानता है? अब मेरी बात सुन। रेसिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप 0 है, पता क्यों? क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं करने दे रहा है इंडक्टर, और सारा का सारा पोटेंशियल अपने क्रॉस ड्रॉप करा लिया। मतलब VL तेरा हो जाएगा मैक्सिमम, जो कि E के बराबर है, जो कि E के बराबर है। मतलब सर्किट से करंट फ्लो होने नहीं दिया। मतलब इंडक्टर टूटा हुआ तार जैसा बिहेव कर रहा है। बिहेव एज इंडक्टर will behave as open wire। अच्छा, इंडक्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो उसको तो हम LdI/dt लिख सकते हैं। हाँ तो लिख ले, VL को लिख ले LdI/dt। और तू जानता है इंडक्टर को अगर मैं नहीं छेड़ रहा तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट होगा, तो ये कांस्टेंट है और कह रहे हो तुम मैक्सिमम है, तो DI/dt मैक्सिमम है, इज इक्वल टू E के बराबर। तो DI/dt इज इक्वल टू E/L तुम लिख सकते हो। रेट ऑफ चेंज इन करंट, कई बार T इज इक्वल टू 0 पे रेट ऑफ चेंज इन करंट पूछ लेते हैं। वो क्या होगा? रेट ऑफ चेंज इन करंट मैक्सिमम होगा और वो E/L के बराबर होगा T इज इक्वल टू 0। तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ सकता है सर करंट है ही नहीं करंट है ही नहीं और रेट ऑफ चेंज इन करंट मैक्सिमम है। हाँ बेटा देखो, डिफरेंशिएशन और फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू में फर्क होता है। कई बार ऐसे तुम कहते हो ना dV/dt एक्सेलरेशन होता है, तो कहते हो ना V0, लेकिन एक्सेलरेशन होगा, है ना। तो देखो यहां पे
करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू 0 है, लेकिन बैटरी करंट में चेंज लाना चाह रहा है और पूरी जान लगा के लाना चाह रहा है। ये शाहरुख खान है, अमिताभ बच्चन को चेंज करना चाह रहा है, कह रहा है कि नए जमाने की तरह नया हो जाओ। ये कहता है नहीं, पुरानी परंपरा चलती रहेगी। ये कहता है मैं करंट फ्लो करा दूंगा, ये कहता है नहीं होने दूंगा, ये कहता है करा दूंगा, ये कहता है नहीं होने दूंगा, ये कहता है करा दूंगा, मैं करा दूंगा, करा दूंगा। लगातार कोशिश कर रहा है, ये रोकने की कोशिश करा, लेकिन धीरे 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 अमिताभ बच्चन को थोड़ा समझ आता है, उसकी स्ट्रिक्टनेस जितना स्ट्रिक्ट है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, इसमें धीरे धीरे करंट बैठता है। तो विथ टाइम, मेरी बात सुनना, विथ इंक्रीज इन टाइम, एज टाइम इंक्रीजेस, ऐसे बोलो, एज टाइम इंक्रीजेस, करंट धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। जैसे ही करंट बढ़ेगा, मतलब यहां पे करंट आया तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, मतलब वीआर की वैल्यू बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों का सम कांस्टेंट है, एक बढ़ रहा तो एक घटेगा, एक बढ़ रहा तो एक घटेगा, मतलब करंट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। एज टाइम इंक्रीजेस करंट विल आल्सो इंक्रीज। और जैसे ही करंट थोड़ा थोड़ा फ्लो कर गया तो शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के बीच में दूरियां कम होने लगेगी। शाहरुख खान का जो अल्टीमेट गोल है वो धीरे धीरे पूरा होने लगेगा, तो जान कम लगाएगा। अब अमिताभ बच्चन भी सोचेगा कि चलो यार, मतलब इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझ आएगा, तो धीरे धीरे ये चेंज होता रहेगा, मतलब करंट धीरे धीरे बढ़ेगा। और करंट बढ़ेगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा, और ये अपने रिजिडिटी को कम करता जाएगा, मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कम। मूवी के अंत में, जिसको कहते हैं एट द एंड, स्टेडी स्टेट जब गेन करेगा तो अमिताभ बच्चन पूरी तरीके से चेंज हो चुका होगा और कहेगा कोई बात नहीं, अब करंट फ्लो करा लो, मैं कोई अपोज नहीं करूंगा। मतलब मैक्सिमम कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा, मैक्सिमम जितना फ्लो कराना था उतना। अब अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान भी तो पुराना हो गया, लेकिन उस इंस्टेंट पे जितना इसको चेंज करना था उतना चेंज कर दिया, मतलब करंट, मैक्सिमम करंट फ्लो कराने लग गया, मतलब कांस्टेंट करंट हो गया। और अगर कांस्टेंट करंट हो गया तो ये अपोज करना बंद कर देगा। देखो ना, डी आई बाई डी टी, अगर कोई करंट कांस्टेंट है तो डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, 0। तो ये कहेगा वीएल हो जाएगा 0, तो वी आर मैक्सिमम होगा, और वो किसके बराबर होगा, ई के बराबर। अच्छा, उस इंस्टेंट में जब मैक्सिमम करंट फ्लो करने लग गया तो वी आर को क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर। तो यहां से आई मैक्सिमम आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, आई मैक्सिमम। आई मैक्सिमम की वैल्यू ई बाई आर, यही आई मैक्सिमम बे, ई बाई आर। तो जिस तरीके से कैपेसिटर में चार्ज का ग्रोथ होता है, उसी तरीके से इंडक्टर में करंट का ग्रोथ होगा। और जब मैक्सिमम करंट फ्लो करने लगेगा तो इस इंडक्टर में मैक्सिमम एनर्जी स्टोर हो जाएगी, हाफ एल इंटू आई मैक्स का होल स्क्वायर। तो एनर्जी मैक्सिमम आएगा, और आई मैक्स की वैल्यू आप चाहें तो यहां से पुट करके मैक्सिमम करंट रख के एनर्जी मैक्सिमम निकाल सकते। पूरी कहानी समझ आई कि नहीं है? अब बताओ, जब इंडक्टर पूरा चार्ज हो गया, उससे करंट, कांस्टेंट करंट फ्लो करने लगा, देन इंडक्टर विल बिहेव एज, इंडक्टर विल सिंपल वायर, विल बी सिंपल वायर, एकदम सिंपल वायर की तरह बिहेव करेगा। बोलेगा अब कोई दिक्कत नहीं है मुझे, अब कोई दिक्कत नहीं मुझे। चलो एक बार और आओ, कैपेसिटर और इंडक्टर में फर्क समझा देता हूं। जब आप कैपेसिटर की बात करोगे तो कैपेसिटर t इज इक्वल टू 0 में सिंपल वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, सिंपल वायर हो जाता है। मतलब वो कहता है करंट जितना फ्लो कराना है करा लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो उस इंस्टेंट पे करंट मैक्सिमम फ्लो करता है, हालांकि उस इंस्टेंट पे चार्ज क्या होता है, 0। ठीक है ना। एट स्टेडी स्टेट, एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर विल बिहेव एज ओपन वायर। कैपेसिटर टूटा हुआ तार जैसा बिहेव करता है, ओपन वायर, और वो करंट फ्लो होने नहीं देता है। कहता है मैं टूट गया, मैं अपने यहां से करंट फ्लो होने नहीं दूंगा। ठीक है ना। और धीरे धीरे जो चार्ज का ग्रोथ हुआ है उसका इक्वेशन होता है Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स 1 माइनस ई का पावर माइनस टी बाई टाउ। ई का पावर डायमेंशनलेस होता है, तो किसी टी टाइम पे ये टाउ है तुम्हारा टाइम कांस्टेंट। टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट। उसी तरीके से इंडक्टर देखो एकदम फील के साथ पढ़ा है। इंडक्टर t इज इक्वल टू 0 पे क्या कहता है, चेंज से नफरत है। बोलता है t इज इक्वल टू 0 पे, देखो जैसे तुमने स्विच बंद करने वाले हो, मतलब उससे पहले करंट कितना था, 0, तो ये 0 करंट बना कर रहेगा। t इज इक्वल टू 0 पे करंट 0, और करंट 0 है मतलब इंडक्टर विल बिहेव एज ओपन वायर। इंडक्टर विल बिहेव एज ओपन वायर। जब स्टेडी स्टेट आएगा, क्या आएगा, स्टेडी स्टेट आएगा, तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा कि ये सिंपल वायर जैसा बिहेव करेगा, सिंपल वायर जैसा बिहेव करेगा, और उस केस में मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा E बाई आर के बराबर। और इसमें भी करंट का ग्रोथ सेम उसी फंक्शन से होगा जिस फंक्शन से यहां पे चार्ज का ग्रोथ हो रहा। तो तुम बोर्ड के पेपर नहीं देने वाले हो, तुम्हें नीट का पेपर देना, और नीट में एग्जैक्टली यही इक्वेशन काम आएगा। I इज इक्वल टू आई मैक्स, इंटरमीडिएट स्टेट में बता दूंगा वैसे, 1 माइनस ई का पावर माइनस ई बाई टाउ।
इसका जो टाइम कांस्टेंट होता है वो होता है बेटा CR। CR देखो ना, RC टाइम कांस्टेंट पढ़ा है ना। टाइम कांस्टेंट क्या होता है बोल? CR CR CR। और इसका टाइम कांस्टेंट होता है LR L/R। इसका टाइम कांस्टेंट क्या होता है बोल? CR CR CR। ये LR CR 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 LR C into R L/R LR 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 CR LR CR LR, ऐसे याद रखिए। तो ये इसका क्या है? अब इसका ग्राफिकल एनालिसिस अगर आप करते हो करंट का, तो सेम उसी तरीके से होता है जैसा कैपेसिटर का हुआ था, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ इस इक्वेशन को फॉलो करता हुआ ऐसा बनेगा, और जब मैक्सिमम करंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा? मैक्सिमम करंट। उसके बाद करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, उतना कांस्टेंट करंट फ्लो करता रहेगा, एंड इंडक्टर विल बिहेव एज अ सिंपल वायर। इंडक्टर विल बिहेव एज अ सिंपल वायर। सारी कहानी बंद हो जाएगी। अच्छा, T इज इक्वल टू टाउ, मतलब L/R समय के बाद एग्जैक्टली कितना करंट फ्लो करेगा? अरे वही कहानी है, 63% ऑफ I max। 63% ऑफ I max। सर ये कैसे पता चलता है? ले भाई ले रामलाल ले। I बराबर E/R 1 माइनस E का पावर माइनस T डिवाइडेड बाई टाउ। टाउ क्या है? L/R। ये टाउ का टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है L/R। तो L नीचे R ऊपर, L नीचे R ऊपर, ये इक्वेशन है। अब एग्जैक्टली T की वैल्यू अगर तुम रख दोगे L/R, तो T को रखो L/R, तो R से R कटेगा, L से L कटेगा। तो एग्जैक्टली टाइम को अगर टाउ के बराबर रख दो, मतलब L/R के बराबर रख दो, तो यहाँ पे जो करंट आएगा वो आ जाएगा आपका E/R होता है I max 1 माइनस 1/E। इसको जब सॉल्व करोगे तो 63% आ जाता है। एकदम सेम वही कहानी जैसा चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का था। अच्छा, कितने समय के बाद करंट आधा बढ़ जाएगा? तो रख देना I को I/2 रख दे, I max by 2 रख दे, यहां से I को I max by 2 रख दोगे तो टाइम बराबर आ जाएगा ln2/टाउ। ln2/टाउ, टाउ की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? LR। तो L/R ln, ये वो टाइम है आफ्टर विच करंट बिकम्स हाफ ऑफ मैक्सिमम। करंट बिकम्स हाफ ऑफ मैक्सिमम। मैक्सिमम करंट का क्या हो जाएगा? आधा। सेम जैसा आपने कैपेसिटर में पढ़ा था इक्वेशन बनता है, वैसा ही इंडक्टर में भी इक्वेशन बनता है। अब एक जोरदार सवाल ध्यान से समझिएगा। सर्किट इज इन स्टेडी स्टेट। देखो ये इंडक्टर है, ये बल्ब है, और यहां पे ये बैटरी लगा दिया है, और स्टेडी स्टेट में मतलब स्विच बंद कर चुका हूं, बहुत लंबे समय के बाद देख रहा हूं। बहुत लंबे समय के बाद इंडक्टर चेंज हो जाता है, करंट फ्लो कराने लगता है और सिंपल वायर जैसा बिहेव करता है। सर्किट इज इन स्टेडी स्टेट, एन आयरन रॉड इज प्लेस्ड इनसाइड द इंडक्टर। अब एक आयरन रॉड लिया, क्या लिया बेटा? आयरन रॉड। ये है तेरा आयरन रॉड, और आयरन रॉड लेके इसके अंदर डाल दिया। लो भैया आयरन रॉड लेके इसके अंदर डाल दिया। जैसे ही आयरन रॉड इसके अंदर डाला, तो तुरंत से क्या इफेक्ट होगा नहीं पूछा। वो कह रहा है प्लेस इनसाइड द इंडक्टर, देन आफ्टर अगेन स्टेडी स्टेट ब्राइटनेस ऑफ बल्ब विल। देखो तुमने यहां पे डीसी सोर्स जोड़ा है, देखो बैटरी कैसा है, देख डीसी है। जब तुम यहां पे आयरन रॉड डालोगे तो इंडक्टेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी। बाद में इंडक्टेंस हो जाएगा म्यू मीडियम इनटू n स्क्वायर AL। पहले इंडक्टेंस था म्यू नॉट n स्क्वायर AL। अब मीडियम चेंज होने से इंडक्टेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन चेंज करा के भी क्या करोगे? एट द स्टेडी स्टेट ये बिहेव एज अ सिंपल वायर। क्या इसकी कितनी भी इंडक्टेंस हो, लास्ट में तो ये सिंपल वायर जैसा बिहेव करता है ना। लास्ट में कैसा बिहेव करता है? सिंपल वायर जैसा। एसी नहीं है जो फ्लक्चुएटिंग हो, इसका इंपीडेंस होगा, वो सारा कुछ बाद में पढ़ेंगे हम लोग। एसी में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ये तो डीसी है ना, और डीसी सोर्स के लिए इंडक्टर विल बिहेव एज अ सिंपल वायर एट स्टेट। मतलब पहले भी सिंपल वायर था तो सारा पोटेंशियल ड्रॉप इसमें था। इंडक्टेंस इसकी बढ़ा भी दोगे तो भी तो सिंपल वायर जैसा बिहेव करेगा, तो सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप इसी में होगा। मतलब ब्राइटनेस ऑफ बल्ब रिमेन सेम। 90% बच्चे इसका आंसर देते हैं डिक्रीजेस, लेकिन ब्राइटनेस ऑफ बल्ब रिमेन्स सेम। हाँ, एसी सोर्स होता तो हम सोचते थोड़ा, ये सोर्स डीसी है, एसी सोर्स के साथ क्या होगा सर, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ी ना पढ़ेंगे यार, एसी में पढ़ेंगे। ये 99% बुक्स में, किताबों में सवाल होता है और 100% बच्चे इसको गलत सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब विल सडनली इंक्रीज इफ की इज। एक इंडक्टर है, ये रहा बल्ब है, ये बैटरी है, ये की है। बल्ब की ब्राइटनेस अचानक से कब बढ़ जाएगी? अचानक से कब बढ़ेगी? जैसे ही मैं की को बंद करूंगा तो क्या ब्राइटनेस ऑफ बल्ब विल इंक्रीज? नो, नेवर।
अभी अभी तो हमने पढ़ा है इंडक्टर अपने आप को अमिताभ बच्चन समझता है और बैटरी अपने आप को शाहरुख खान समझता है। इंडक्टर अपने आप को अमिताभ बच्चन समझता है, बैटरी अपने आप को शाहरुख खान समझता है। स्टार्टिंग में कौन जीतता है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन स्टार्टिंग में डोमिनेंसी शो करता है शाहरुख खान पे। तो जैसे तुम स्विच ऑन करोगे, इंडक्टर में करंट पहले जीरो था तो बाद में जीरो था, मतलब बल्ब t = 0 पे बंद ही रहेगा अगर स्विच बंद करते हो तो। अगर स्विच को बंद करते हो तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब जीरो ही रहेगा। तो ये ऑप्शन तो हो गया गलत। नेवर वाले पे चर्चा करेंगे, पहले जस्ट ओपन। मान लो कि की बंद था पहले से, स्टेडी स्टेट की है, एट स्टेडी स्टेट, एट स्टेडी स्टेट की इज क्लोज्ड, है ना, स्टेडी स्टेट। तो सर्किट कैसा होगा? ये इंडक्टर रहेगा और ये बल्ब होगा, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा होगा, मतलब बल्ब चमक रहा होगा। ठीक है, बल्ब चमक रहा होगा, ये कहानी होगी बढ़िया। अब अचानक से मैं इस की को ओपन करता हूं। तो जैसे मैं की को ओपन करूंगा तो इंडक्टर का काम क्या है? करंट को, फ्लक्स को कांस्टेंट बना के रखना। तो वो क्या करेगा? जैसे ही की को बंद करोगे, मतलब तुम करंट को जीरो बनाना चाहते हो, लेकिन इंडक्टर करंट को तुरंत से जीरो नहीं होने देगा। क्या उसके पास कुछ कार्य करने की क्षमता है? हाँ, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर तो है ना। तो तुरंत से वो करंट आई रखेगा और आई करंट मेंटेन रहे। सुन मेरी बात, आई करंट मेंटेन रहे, इसके लिए इंडक्टर को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बैटरी तो हमने हटा दिया। तो इंडक्टर एक बैटरी बनाएगा, तुरंत बना लेगा। हाँ, तुरंत बैटरी बना लेगा, क्योंकि सर्किट तूने ब्रेक कर दिया। और उस बैटरी का ईएमएफ होगा E = L/di/dt। सर यहां पे करंट तो कांस्टेंट नहीं, करंट अभी तुरंत से, जैसे स्विच मैंने खोला है, तुरंत से करंट आई था तो आई बना के रखेगा, और वो आई मेंटेन रहे उसके लिए तुरंत से एक बैटरी बनेगा। तो अचानक से देखो, एक बैटरी बनते ही एक बैटरी और लग गया और करंट आई था, तो नेट करंट सर्किट में अचानक से बढ़ जाएगा। तो जैसे इंडक्टर से कोई सीरीज में बल्ब लगा हो और तू स्विच को ओपन करेगा तो तुरंत से करंट आई रहेगा और एक बैटरी बनेगा, तो ब्राइटनेस तुरंत से बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे बंद हो जाएगा। अब ऐसा तो नहीं कि जलता ही रहेगा, बैटरी तो हटा दिया, तो तुरंत से करंट जीरो नहीं होगा, क्योंकि इंडक्टर को चेन से नफरत है। करंट आई था, तूने तुरंत से जीरो बनाने की कोशिश करी, इंडक्टर एक बैटरी बना लेगा। तो जस्ट ओपन, जैसे ही तुम स्विच को ओपन करोगे स्टेडी स्टेट में, बल्ब की ब्राइटनेस अचानक से धधक के बढ़ती है, फिर धीरे धीरे बंद हो जाता है। ऐसा नहीं कि जलता ही रहेगा, धीरे धीरे बंद भी हो जाएगा, धीरे धीरे बंद भी हो जाएगा। सवाल देखिए, इन अ सर्कुलर कंडक्टिंग कॉइल when current increases from 2 ampere to 18 ampere in 0.05 second, then induced EMF is 20 volt, then self inductance of the coil is। नीट में एकदम ऐसे ही सवाल पूछ देते हैं इंडक्टर पे, ऐसे सवाल हमने पिछले क्लास में भी किए थे। देखो, ये कह रहा है कि करंट चेंज हुआ है 2 से 18, मतलब 16 एम्पियर का चेंज इन करंट है, मतलब डेल्टा आई है तेरा, है ना। 13 - 2 तो 16 एम्पियर होगा इन इतना सेकेंड। देन इंड्यूस ईएमएफ इज 20 वोल्ट। देख, इंड्यूस ईएमएफ इंस्टेंटेनियस होगा कि एवरेज? एवरेज, क्योंकि टाइम इंटरवल दिया है बराबर L ∆I/∆t, सारा कुछ दिया, एकदम रामलाल टाइप सवाल। यहां से डेल्टा L तुरंत से आप निकाल सकते हैं। एवरेज इंड्यूस ईएमएफ दिया, डेल्टा I दिया, डेल्टा T दिया, L निकाल सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। आइए ऐसा सवाल देखिए, बहुत ही जोरदार सवाल है, नीट में से सवाल पूछे जाते हैं। सुनो क्या किया। बैटरी का पोटेंशियल दे दिया 20 वोल्ट, इंडक्टर की इंडक्टेंस दे दिया 10 हेनरी, यहां पे di/dt 2 एम्पियर पर सेकंड है और रेसिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम। तो पूछ रहा करंट बताओ कितना होगा, करंट बताओ कितना होगा। तो सुन ध्यान से, इंडक्टर को करंट से कोई मतलब नहीं है। इंडक्टर में कांस्टेंट करंट जा रहा होगा तो सिंपल वायर जैसा, और करंट अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो भी करंट से मतलब नहीं है, फ्लक्चुएशन से मतलब है। फ्लक्चुएशन की वजह से मान लो ये करंट बढ़ रहा है, ऐसे di/dt 2 एम्पियर पर सेकंड बढ़ रहा, तो ये एक बैटरी बना देगा, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा बैटरी बनाएगा। और इस बैटरी का ईएमएफ E = L di/dt। L का मान वैल्यू बोलो 10 और ये 2 मतलब 20 वोल्ट। ज्यादा ले लिया, ज्यादा ले लिया, ज्यादा। ये 5 हेनरी कर लो, 5 हेनरी। तो बोलो क्या होगा? L बोलो, L बोलो, L बोलो 5। L की वैल्यू कितनी है? ए यार, देख देख देख, dt EMF, L की वैल्यू बोलो 5 × 2, तो ये आ गया तेरा 10 वोल्ट। ठीक है, अब क्लोज लूप में चलोगे तो जीरो से यहां से चलोगे, मान लो यहाँ पे 0 वोल्ट पोटेंशियल है, मान लो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 0 0 है, तो 0 से इधर जाओगे, बैटरी को लो से हाई पे कूदोगे तो +20 हो जाएगा। बैटरी का मतलब क्या है? 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इसके कंपेयर में 20 वोल्ट यहाँ पे जाता होगा। अगर तुम 0 कहते हो तो 20 होगा, 20 20 20। हाई से लो जाओगे 10 वोल्ट, तो इधर बचेगा 10 वोल्ट। 20 में से 10 घटाएगा तो 10 वोल्ट बचेगा। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस पता क्या आ गया? 0 और 10।
0 और 10, तो 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो I बराबर होगा V बटा R, 10 बटा 5 बराबर 2 एम्पियर आंसर, 2 एम्पियर आंसर, है ना। तो अगर कांस्टेंट करंट दिया होता तो इंडक्टर में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप कहां हो जाता, बोलो बोलो, सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप कहां होता, रेसिस्टर, ठीक है ना। अगर कांस्टेंट करंट दिया होता तो, अगर वेरिएबल करंट दिया है तो रेट ऑफ चेंज इन करंट की वजह से इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये सेम सवाल आपने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में किया हुआ है, ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, आइए करते हैं। ये बोला दो इंडक्टर है, जिसकी इंडक्टेंस है L1, इसकी रेजिस्टेंस R1, डायग्राम नंबर 1, इसकी इंडक्टेंस L2, इसकी रेजिस्टेंस R2, डायग्राम नंबर 2। दोनों इंडक्टर L1 L2 है, दोनों में R1 R2 रेजिस्टेंस से जोड़ के इसको चार्ज किया। क्या किया? चार्ज किया सेम बैटरी से। और इसके चार्जिंग का ये ग्राफ बना, पहले सर्किट के लिए ये है, दूसरे सर्किट के लिए ये है। तो आपको बोल रहा है कि R1 R2 L1 L2 में कंपेयर करो। सुनो ध्यान से, चार्जिंग का पाथ इनका डिफरेंट है, डिफरेंट पाथ से चार्ज हो रहे हैं, लेकिन पीक चार्ज दोनों का सेम है, आई मैक्सिमम दोनों का सेम है। अब आई मैक्सिमम के फॉर्मूले में सिंपल आता है E बाई आर। तो पहले केस का देखोगे तो E बाई R1, और दूसरे केस का मैक्सिमम चार्ज सेम है तो E बाई R2, क्योंकि बैटरी का पोटेंशियल तो सेम ही है। E से E कटेगा, मतलब यहां पे आ गया R1 बराबर R2। क्या क्या बोलो? R1 बराबर R2। बहुत आसान है। अब तुम देखोगे सर इंडक्टेंस की वैल्यू कैसे पता करें, तो सुनो ध्यान से। यहां पे 63% ऑफ मैक्सिमम करंट होने में जो समय लगता है उसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो ये टाइम कांस्टेंट पहले का, ये दूसरे का, ये पहले का टाइम कांस्टेंट, और इसी करंट को इसने मैक्सिमम करंट का 63% गेन करने में T2 टाइम लगाया, मतलब इसकी चार्जिंग धीरे धीरे हो रही, इसकी चार्जिंग जल्दी हो रही। तो आप कहोगे कि दूसरे सर्किट को ज्यादा टाइम लगा पहले सर्किट के कंपेयर में, मतलब दूसरे सर्किट का टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा। और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू होती है LR 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 CR CR LR। तो ये होगा LR LR L बाई L1 बाई सॉरी 2 है ये, L2 बाई R2। ये होगा L1 बाई R1, R1 से R2 कटेगा, दोनों सेम है, तो यहां से आ गया L1 इज लेस देन L2, मतलब L2 ज्यादा है, ये आंसर है। समझ आया? नेक्स्ट देखिए, सेम इंडक्टर को सेम बैटरी से चार्ज किया। सेम इंडक्टर को सेम बैटरी से चार्ज किया, सेम इंडक्टर को सेम बैटरी से चार्ज किया, इन दोनों को डिफरेंट रेजिस्टेंस के थ्रू चार्ज कराया। R1 R2 को कंपेयर करें, बहुत आसान है। अरे रामलाल, इससे आसान सवाल तो कुछ हो ही नहीं सकता बे। अगर ढंग से समझ जाएगा तो इससे आसान सवाल कुछ हो ही नहीं सकता। देख, इसका पीक करंट ये है और दूसरे वाले का पीक करंट ये है, तो पीक करंट किसका ज्यादा है? दूसरे ग्राफ का पीक करंट ज्यादा है। तो बोलोगे आई मैक्सिमम इन सेकेंड केस इज ग्रेटर देन आई मैक्सिमम ऑफ फर्स्ट केस। दोनों के ईएमएफ की वैल्यू सेम है, तो E बटा R2 इज ग्रेटर देन E बटा R1। E से E कटेगा, R1 इधर ले आओ, R1 इज ग्रेटर देन R2। तुम्हें नहीं लग रहा है कि एकदम टाइम पास सवाल करा रहा हूं सर? आज आप अच्छा सवाल नहीं करा रहा हूं, तो आओ अच्छा सवाल कराता हूं। नीट 2017 का सारे लेक्चर में सारे PYQ लेता हूं। आपको इसी टॉपिक में PYQ बनता ही नहीं तो क्या करें? इंडक्टर से PYQ बहुत ज्यादा बनता है, आइए देखते हैं। इंडक्टर से बेटा PYQ बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। चलिए देखिए, फिगर शोज अ सर्किट कंटेनिंग 3 आइडेंटिकल रेसिस्टर, ओ हो R R R, 3 आइडेंटिकल रेसिस्टर जिसकी वैल्यू 9 ओम दिया हुआ है। 2 आइडेंटिकल इंडक्टर विथ इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी, 2 आइडेंटिकल रेसिस्टर। उसको सर्कल करो, कहां पे? सर्कल कर लो कहां पे? एक यहां पे है और एक यहां पे, चलो कोई बात नहीं। इच एन आइडियल बैटरी विथ EMF 18 वोल्ट। आइडियल बैटरी मतलब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। करंट आई थ्रू द बैटरी जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। अच्छा, एक कैपेसिटर भी दिया है यहां पे बेटा, लेकिन इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस नहीं दी है। क्यों नहीं दी है भाई? क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे वैसे भी कैपेसिटर विल बिहेव एज अ सिंपल वायर। याद करो, देखो इंडक्टर से कैपेसिटर उल्टा होता है, तो t इज इक्वल टू 0 पे इंडक्टर तो अपने चेन से नफरत है उसको, तो ये बिहेव एज अ ओपन वायर। इंडक्टर विल बिहेव एज अ ओपन वायर एंड कैपेसिटर विल बिहेव एज अ सिंपल वायर। सिंपल वायर। तो आओ कैपेसिटर को सिंपल वायर बनाए, इंडक्टर को ओपन वायर बनाए। अब सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। तो ये बैटरी, अब यहां पे इंडक्टर टूट जाएगा, तो यहां पर रेसिस्टेंस लगा के भी कोई मतलब नहीं है, ये इंडक्टर टूटा हुआ तार जैसा बिहेव करेगा t इज इक्वल टू 0 पे। ये रेसिस्टेंस सीधा ऐसे आएगा R, और ये रेसिस्टेंस भी R। ये इंडक्टर ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये कैपेसिटर सिंपल वायर जैसा बिहेव करेगा, तो ऐसा सर्किट बनेगा, है ना। 3 रेसिस्टेंस में से एक रेसिस्टेंस तो मेरे किसी काम का नहीं बचा, वो है ये वाला।
ये वाला रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं बचा। इंडक्टर t इक्वल टू 0 पे ओपन वायर होता है, तो इंडक्टर तोड़ दिया हमने, ये 2 रेजिस्टेंस आ गए, ये बैटरी आ गया। ये देखिए क्या ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है? जी हाँ, आर आर, ये हो जाएगा R/2। तो करंट की वैल्यू होगी E डिवाइडेड बाई R/2, 2 पर चला जाएगा, 2 इंटू ई की वैल्यू 18 डिवाइडेड बाई R हो जाएगा आपका 9, तो 4 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। एंड 4 एम्पियर आपके पास ऑप्शन में नहीं दिखाई देगा। 4 ऑप्शन आपको जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपको ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस साल सही ऑप्शन एग्जामिनर ने दिया ही नहीं था। गलती है थोड़ा सा यहाँ, है ना, ये एरर हो जाता है कभी कभी, एरर हो जाता है कभी कभी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे से नहीं बे, रामलाल एग्जामिनर से, मैंने तो सही सॉल्व किया है। 4 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। ये भी नीट का पूछा हुआ सवाल है, ये भी नीट का पूछा हुआ सवाल है। देखिए कैसे करते हैं। फिगर शोज एन एलआर सर्किट, ठीक है, एलआर सर्किट। खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं बेटा, और तुम जानते हो कि नीट का मतलब है वो कंसेप्ट पकड़ता है, मैथमेटिक्स नहीं पकड़ता। और यहाँ पे मैथमेटिक्स क्या होगा? मैथमेटिक्स वही करंट वाला इक्वेशन, I बराबर I मैक्स E माइनस T बाई I इज इक्वल टू I मैक्स 1 माइनस E का पावर माइनस T बाई टाउ। तो इस पे सवाल नहीं पूछता है। तुमने कभी न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा है? न्यूक्लियर फिजिक्स में डीके का सेम इक्वेशन बनता है, N इज इक्वल टू N0 1 माइनस E का पावर माइनस T बाई R से, सेम इक्वेशन बनता है। और नीट में आज तक जितने सवाल पूछे गए हैं, आज तक के इतिहास में बोल रहा हूं, 20 साल 30 साल 40 साल जितने भी लगाना है लगा ले, और आईटी मेन भी लगा ले, 50 किताब तू लगा ले फिजिक्स का, मैं बिना इक्वेशन के सारे सवाल निपटा दूंगा। सारे सवाल मैं कर दूंगा और तुम्हें सिखा दूंगा, तू कर लेगा सारे सवाल। जिसमें 1.5 पेज का इक्वेशन लगा के सॉल्व किया होगा ना, मैं तुम्हें डायरेक्ट आंसर लिखना सिखा दूंगा, रेडियो एक्टिविटी। और नीट के सवाल की तो बात ही मत कर, औकात ही नहीं है। बस गया है कि नहीं है? तो नीट का चीजें समझो, नीट का मतलब क्या होता है? नीट का मतलब होता है कंसेप्ट, कंसेप्ट। और इसका कंसेप्ट क्या है? t इज इक्वल टू 0 पे सिंपल वायर, ओ कैपेसिटर, इंडक्टर t इज इक्वल टू 0 पे ओपन वायर, ठीक है ना। बस इतना सा कंसेप्ट यूज भी करना होता है, ऐसा नहीं कंसेप्ट कर लोगे तो सवाल हो जाएगा, इसको यूज करना है। तो चलो, द करंट थ्रू द रेसिस्टर R1 R2 R3, क्या current through the resistor R1 R2 R3 is I1 I2 I3 respectively. The value of I1 I2 and I3 at t is equal to 0 is, t is equal to 0 पे I1 I2 I3 की वैल्यू क्या होगी? मेरी बात सुन, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो इंडक्टर कहां है। तो ये रहा इंडक्टर, ये रहा इंडक्टर। कब पूछा है? t is equal to 0 पे। t is equal to 0 पे इंडक्टर अमिताभ बच्चन, मतलब एकदम खरूस। तुम्हें मैं तो याद नहीं आ रहा ना खरूस का मतलब, मैं तुम्हें याद तो नहीं आ रहा ना। खरूस का मतलब अमिताभ बच्चन की एमआर, बहुत मारूंगा बे, एमआर का नाम मत लेना, है ना। खरूस का मतलब अमिताभ बच्चन, उसको चेन से नफरत, टूट जाता, फैल जाता, बोला नहीं, फैल जाता, गिर जाता, नहीं नहीं मैं नहीं जाने दूंगा t इक्वल टू 0 पे, टूट जाता एकदम। तो इधर से करंट नहीं जाएगा, इधर से करंट नहीं जाएगा, मतलब I2 I3 0 होगा। और I2 I3 0 इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, ठीक है। इस ऑप्शन में नहीं, इस ऑप्शन में नहीं, गलत हो जाएगा। अब इसमें कोई इंडक्टर तो नहीं लगा, मतलब इससे करंट जाएगा, तो इससे करंट कितना जाएगा? E बाई आर सिंपल, इससे दोनों से करंट 0 जाएगा, मतलब I1 से E बाई आर, इस दोनों से करंट 0 गया, आंसर आ गया। और ऐसे ही सवाल देखो 17 में ये भी नीट का सवाल पूछा हुआ था। ये सवाल देखिए क्या है, द स्विच शोन इन द सर्किट इज क्लोज एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पे स्विच को क्लोज करा, देन करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, अब किसी रेसिस्टर में नहीं, इस बैटरी से कितना करंट ड्रॉन होगा t इज इक्वल टू 0 पे, एंड t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। अच्छा बेटा, t इज इक्वल टू 0 पे और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जो करंट जाएगा उसका रेशियो पूछा, देखो ना आंसर रेशियो। हो कोई बात नहीं, एकदम बेसिक से सिखाएंगे आपको। चलिए, t इज इक्वल टू 0 पे इंडक्टर को आप मान लीजिए ओपन वायर और सर्किट बनाइए। ये ओपन वायर और कैपेसिटर तो होता है सिंपल वायर, तो ये ओपन वायर हो जाएगा, ये सिंपल वायर हो जाएगा, तो ऐसा बनेगा डायग्राम। ये रेजिस्टेंस को मत भूलना, ये बनेगा R और R सीरीज में, ये बैटरी, I बराबर हो जाएगा E बाई 2R सीरीज में ना, R और R। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर जब पूरा चार्ज हो जाता है तो ओपन वायर जैसा बिहेव करता है, मतलब ये करंट को अलाउ नहीं करेगा, ये सिंपल वायर हो जाएगा। मतलब तुम्हारे लिए अच्छा कौन है, इंडक्टर की कैपेसिटर? अच्छा कौन है? एक रेजिस्टेंस यहां भी है, अच्छा कौन है? अच्छा इंडक्टर या कैपेसिटर, इंडक्टर या कैपेसिटर, अच्छा कौन है? ध्यान से सुन, अच्छे की अगर बात करोगे, हमारे लिए अच्छे का मतलब क्या है?
सवाल तो दोनों भी सॉल्व करना है। t इज इक्वल टू 0 पे इंडक्टर ओपन वायर हो जाता है, लेकिन समय के साथ इंडक्टर सुधर जाता है और कहता है मैं सिंपल वायर जैसा बन जाता है ना। कैपेसिटर t इज इक्वल टू 0 पे सिंपल वायर होता है, लेकिन बाद में धोखा देता है। समझ में आया कि नहीं है? तो इंडक्टर पहले अपोज करता है। देखो ये तो नेचुरल बात है, पहले इंडक्टर अपोज करता है लेकिन बाद में अलाउ कर देता है। कैपेसिटर पहले अलाउ करता है लेकिन बाद में अपोज करता है ना। तो चलो यहां से करंट जाएगा E/2R, यहां भी करंट जा रहा है E/2R, मतलब 1:1। क्या हो जाएगा आंसर? 1:1। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये सवाल देखो, द करंट इन अ सर्किट बल्ब विथ बिकम्स सडनली ब्राइट। ओहो, ये सवाल तो मैंने लिख के करा दिया। सवाल देखो किताब से लिया भी है मैंने। इस स्विच को क्या करूं कि अचानक से ब्राइटनेस बढ़ जाए? स्विच इज जस्ट ओपन। स्विच को जैसे ओपन करोगे बल्ब की ब्राइटनेस अचानक से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है ना। अब आते हैं, मैंने बहुत सारे सवाल कर लिए, अब आते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? सेल्फ इंडक्टेंस। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। ध्यान से सुनिएगा। मान लो ये मैंने बनाया एक इंडक्टर, 2-4 सवाल और होगा यार, नीचे देख लो। क्या बहुत सारे सवाल लिखे हैं मैंने तो यार। म्यूचुअल इंडक्टेंस पहले क्या आ जाएगा? पहले तो डिस्चार्जिंग की बात करेंगे ना। तुम भी घबरा गए क्या? आज मास्टर इतनी जल्दी में काहे है? नीचे चल, है ना। म्यूचुअल इंडक्टेंस थोड़ा समय बाद आएगा ना बेटा। ये तो बहुत सारे सवाल है, इतनी जल्दी मत हो जाओ। सवाल देखते हैं। मुझे भी लगा यार म्यूचुअल इंडक्टेंस पे आ जाएंगे तो इतनी जल्दी ही आ गए। ये तो करा दिया। नेक्स्ट देखो, with the decrease of current in the primary coil from 2 to 0 ampere then generated in the secondary coil। ये भी म्यूचुअल इंडक्टेंस पे सवाल है बेटा। चिंता मत करो, चिंता मत करो, सारे कराऊंगा मैं। थोड़ा सा ये पीपीटी ऊपर से नीचे हो गया ना, ऊपर से नीचे हो गया। देखो तो कोएक्सियल वेरी क्लोज टू ईच अदर। ओ हो वेरी क्लोज टू ईच अदर। नीचे जावे, ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ टू इंडक्टर इतना इतना। अरे यार ये भी म्यूचुअल इंडक्टेंस है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का सवाल है। और पहले हम बात करें डिस्चार्जिंग ऑफ सर्किट की, फिर हम बात करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। ठीक है ना। चलो चिंता मत करो, मैं सारे करा दूंगा, चिंता मत करो। ये सवाल है, चलो को देखते हैं। सवाल को देखते हैं। रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल करंट थ्रू द बैटरी व्हेन स्विच इज क्लोज्ड इन द फिगर। स्विच इज क्लोज इन अ फिगर। द रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल करंट थ्रू द बैटरी व्हेन स्विच इज क्लोज्ड इन द फिगर। रेशियो ऑफ इनिशियल टू फाइनल मतलब इनिशियली कितना करंट फ्लो करेगा, फाइनली कितना करेगा। तो इनिशियल का मतलब है t इज इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू 0, इंडक्टर को तोड़ दो। t इज इक्वल टू 0 इंडक्टर को क्या करो? तोड़ दो। तो कहां लगा इंडक्टर? यहां लगा इंडक्टर, इसको तोड़ दो। तो ये आ जाएगा सिंपल ऐसा ऐसा ऐसा। तो E और R ये हो जाएगा तेरा सीरीज में। तो करंट फ्लो करेगा t इज इक्वल टू 0 पे E/2R। बुझाया? चलो अबे रामलाल, बहुत आसान है ये, कोई खास बात नहीं है। अब स्टेडी स्टेट पे देखोगे तो इंडक्टर सिंपल वायर जैसा बिहेव करेगा। मतलब ये रेसिस्टर यहाँ पे एज इट इज बनेगा, सिंपल वायर हो गया इंडक्टर। ये भी रेजिस्टेंस बनेगा, ये बैटरी बनेगा, ये रेजिस्टेंस बनेगा। अब ध्यान से सुनना, ये R और R बताओ क्या हो जाएगा? R/2। ये R और R पैरेलल में क्या हो जाएगा? R/2। और R/2 इसके साथ सीरीज में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? 3R/2। और ये हो गया तेरा EMF। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 3 E डिवाइडेड बाई 3R/2 स्टेडी स्टेट। करंट का रेशियो पूछा है, E/2R और वो हो गया 2E/3R। हो तो 3/4 आंसर आ गया। डिवाइड तो कर ले यार, कम से कम डिवाइड तो कर ले। 3/4 आंसर आ जाएगा। चलो ये देखो, कोएक्सियल कॉइल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस। अरे रामलाल, म्यूचुअल इंडक्टेंस को इतना काहे जल्दी है यार? म्यूचुअल इंडक्टेंस नीचे आओ, म्यूचुअल इंडक्टेंस नीचे आओ। यहाँ से म्यूचुअल इंडक्टेंस है, मुझे पढ़ना है डिस्चार्जिंग ऑफ सर्किट। चलो ये पढ़ते हैं। क्या पढ़ना हमें? डिस्चार्जिंग ऑफ सर्किट। 2 मिनट का समय दे दो यार मुझे ना, 2 मिनट का समय दे दो, मैं ठीक कर लेता हूँ। नहीं तो तुम्हारे पास भी ये रैंडम जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, मेरी गलती है यहाँ पे। और गलती इस वजह से है क्योंकि जो टाइप करने वाले थे उनको हो गया है कोरोना। जो टाइप करने वाले थे उनको क्या हो गया है? कोरोना। इस वजह से ये थोड़ा सा क्या हो गया? ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। दुआ करो को जल्दी ठीक हो जाए, और इससे ज्यादा ये दुआ करो बाकी लोगों को ना हो, है ना। बाकी लोगों को होना भी नहीं चाहिए, है ना। ये ज्यादा जरूरी है, बाकी लोगों को होना भी नहीं। चलो आई थिंक हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। डीके ऑफ करंट इन द आरएल सर्किट। डीके ऑफ करंट का मतलब होता है डिस्चार्जिंग, है ना।
सॉरी 1 मिनट या 1.5 मिनट का मैंने समय खराब किया आपका। डिस्चार्जिंग, डीके ऑफ करंट का मतलब क्या होता है? डिस्चार्जिंग। अब सुनो, अब सुनो, अब सुनो, सही लिखा है यार, यहां पे देखो, ये रहा तेरा इंडक्टर। अब इंडक्टर कोई बैटरी से कनेक्टेड था, उसमें करंट फ्लो कर रहा था I, इसकी इंडक्टेंस है L। अब इसको अचानक से लिया, एक रेजिस्टेंस R में कनेक्ट कर दिया स्विच को क्लोज करने में। तो जिस इंस्टेंट पे हम स्विच को क्लोज कर रहे हैं t=0 पे, उस इंस्टेंट पे मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है I। और जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे तो करंट I बना के रखने की कोशिश करेगा। तो किसी भी इंस्टेंट पे इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस दो ही तो है, बैटरी थोड़ी ना है। इंडक्टर को डिस्चार्ज करना है, तो इंडक्टर का पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टर के पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर होगा। इंडक्टर के पोटेंशियल ड्रॉप को आप क्या लिख सकते हैं? इंडक्टर के पोटेंशियल ड्रॉप को क्या लिख सकते हैं? L di/dt। एंड रेजिस्टेंस के पोटेंशियल ड्रॉप को क्या लिख सकते हैं? IR। अब सिंपल सी बात है, I को नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा di/I बराबर, ये है तेरा R, ये L नीचे, R/L इंटू dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो तो log I के टर्म्स में इक्वेशन आ जाएगा। और तुम जानते हो, चार्ज का डिस्चार्जिंग हो या करंट का डिस्चार्जिंग हो, डिस्चार्जिंग का इक्वेशन होगा I बराबर I max e का पावर माइनस t बाई टाउ। सिंपल, ये है डिस्चार्जिंग का इक्वेशन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है I इज इक्वल टू I नॉट, मतलब I max e का पावर माइनस t बाई टाउ, जहां पे टाइम कांस्टेंट हो जाएगा तुम्हारा LR। याद रखना L बाई R, LR कैपेसिटर में क्या होता है? CR, यहाँ पे होता है LR, टाइम कांस्टेंट इज LR। देखिए यहाँ पे सब कुछ लिखा है, t इज इक्वल टू 0 L बाई R टाइम कांस्टेंट, और टाइम कांस्टेंट के बाद जो करंट होता है वो 37% ऑफ मैक्सिमम करंट बनता है। एग्जैक्टली इसका ग्राफ बनाओगे तो ये एक्सपोनेंशियल डी के जैसा ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा बेटा? एक्सपोनेंशियल डी के जैसा। I वर्सेस t का ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा, एक्सपोनेंशियल डी के जैसा। एग्जैक्टली t इज इक्वल टू टाउ पे देखोगे तो करंट बचेगा 37% ऑफ I मैक्स। ये अगर करंट I मैक्स है, क्या ये I मैक्स है? बहुत सिंपल है, कोई खास बात नहीं बेटा। जैसे कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग होता है उसी तरीके से इसका डिस्चार्जिंग होता है। अब आप सवाल करते, बढ़िया सवाल करते, जोरदार है। आफ्टर स्टेडी स्टेट की शिफ्टेड फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2। देखो ये सर्किट है, ये तेरा देख की है, यहाँ पे ये देख की है ना, की किससे क्लोज्ड है? पॉइंट 1 से। तो इसमें करंट कुछ I फ्लो कर रहा होगा। स्टेडी स्टेट में यहां से करंट I फ्लो कर रहा है, ये करंट यहां से भी I फ्लो कर रहा है, ये क्लोज लूप है, दो से कोई मतलब। तो स्टेडी स्टेट में मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर रहा होगा ना? स्टेडी स्टेट में मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर रहा होगा? मैक्सिमम करंट का जो वैल्यू होता है बैटरी का EMF बटा रेजिस्टेंस R1 के बराबर होता है। तो इस इंडक्टर में एनर्जी कितनी स्टोर होगी? इस इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगा हाफ L E बटा R1 का होल स्क्वायर। ये मैक्सिमम एनर्जी स्टोर रहा होगा। अब किया क्या? देखो अब किया क्या, उसने बोला कि इस की को उठा के मैं यहां पे शिफ्ट कर देना चाहता हूं। जैसे की को उठा के यहां शिफ्ट करेगा तो फाइनल सर्किट आपका कुछ इस तरह का बनेगा। ये R2, ये इंडक्टर। अब ये करंट जो I मैक्स फ्लो कर रहा था वो यहां से इसमें फ्लो करेगा, तो करंट की डिस्चार्ज होगा, मतलब इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, करंट का होगा डीके, और धीरे धीरे करंट कम होता जाएगा और जितनी एनर्जी थी इसमें से जाके लॉस हो जाएगा। यही पूछा है आपसे, देन हीट लॉस थ्रू R2 विल बी, इसमें हीट लॉस कितना होगा? बड़ा ही जबरदस्त कंसेप्ट है इसमें। जितना इंडक्टर के पास था लॉस कितना होगा? जितना इंडक्टर के पास मैक्सिमम था, जितना इंडक्टर के पास मैक्सिमम था, कितना था मैक्सिमम इंडक्टर के पास? यही हाफ L E बाई R1 का होल स्क्वायर, ये था हाफ L E स्क्वायर बटा R1 का होल स्क्वायर आंसर। तो जबरदस्त बात इसमें क्या हुई? जबरदस्त बात ये हुई कि लॉस पूछा तुमसे R2 में, लॉस पूछा तुमसे R2 में, लेकिन आंसर में कहीं R2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि करंट तो बहाया इस बैटरी ने, इस रेजिस्टेंस के थ्रू बहा था करंट, तो मैक्सिमम करंट जो होगा उसमें आएगा R1, क्योंकि पहले यही सर्किट है, ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं। मैक्सिमम करंट आएगा ये, जिसकी वजह से मैक्सिमम एनर्जी होगी ये। और जब इसका डिस्चार्ज कराऊंगा तो जितनी एनर्जी इंडक्टर के पास था वो कहां से लॉस हो जाएगा? वो इस रेसिस्टर से लॉस हो जाएगा। युगांडा वासी बुझाया, गजब करते हो यार, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखो, ये इंडक्टर है L, इसका रेजिस्टेंस है R1, ये इंडक्टर है L, इसका रेजिस्टेंस R2, मतलब सेम इंडक्टर सेम करंट से चार्ज था, सेम इंडक्टर सेम करंट से चार्ज था। देखो यहां पे करंट सेम है, मैक्सिमम सेम करंट से मैक्सिमम करंट से चार्ज था, लेकिन इसको डिफरेंट रेजिस्टेंस से मैंने डिस्चार्ज कराया। देखो सेम इंडक्टर डिस्चार्ज थ्रू डिफरेंट रेजिस्टेंस, एसोनीना ग्राफ, दोनों के डिस्चार्जिंग का ग्राफ अलग अलग दिया है। तो बताओ रेजिस्टेंस कौन सा ज्यादा था, कौन सा कम था? एकदम जोरदार सवाल, मजा आ जाएगा। देख मेरी लाल, बहुत आसानी से करेंगे सॉल्व इसको। सबसे पहले यहाँ पे जाना है और कहना है कि 37% ऑफ करंट
जितने देर बाद होता है उसको हम कहते हैं टाउ टाइम कांस्टेंट। तो इसका टाइम कांस्टेंट टाउ 2 हो गया, इसका टाइम कांस्टेंट टाउ 1 हो गया। अब देखो टाउ 1 बाद में आया, ये धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रहा है, तो कहोगे टाउ 1 इज ग्रेटर देन टाउ 2 एंड टाउ होता है LR, तो ये हो जाएगा L2 by R2 इज L1 by R1। तो L1 L2 कटेगा क्योंकि असल में इंडक्टेंस दोनों का सेम है, ये कटेगा, R1 इधर आ जाएगा, R1 इज लेस देन R2। R2 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, R2 की वैल्यू ज्यादा थी इसलिए बहुत जल्दी डिस्चार्ज करा लिया। तो जिसकी रेसिस्टेंस ज्यादा होती है वो जल्दी डिस्चार्ज करा लेता है, रेसिस्टेंस जिसका ज्यादा होता है वो जल्दी डिस्चार्ज करा लेता है। समझ में आया कि नहीं है? रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होता है वो एकदम जल्दी डिस्चार्ज करा लेता है। अच्छा ये सवाल देखिए, इन एसी सब सर्किट है शोन इन अ फिगर, एसी का एक सब सर्किट है, एसी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे लेकिन ये सवाल आसान है। द रेजिस्टेंस R इज 0.2 ओम। तो रेजिस्टेंस दिया है ना बेटा, देखो 0.2 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है 0.2 ओम। एट अ सर्टेन इंस्टेंट VA माइनस VB इज 0.5 वोल्ट। अच्छा, इस दोनों के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप दे दिया VA माइनस VB इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट। करंट इज I इज 0.5 एम्पियर। करंट कितना फ्लो कर रहा बता, करंट कितना फ्लो कर रहा बता, 0.5 एम्पियर। अरे सर्किट में करंट 0.5 एम्पियर दिया है, ठीक है। एंड करंट इज इंक्रीजिंग एट द रेट, अच्छा DI बाई dt भी दिया, करंट इज इंक्रीजिंग एट द रेट 8 एम्पियर पर सेकंड। तो इस इंस्टेंट पे करंट है 0.5 लेकिन इंक्रीज कर रहा है 8 एम्पियर पर सेकंड से। देन फाइंड इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। फाइंड करंट, सॉरी फाइंड इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। बहुत आसान है बेटा, मैंने तुम्हें बताया है, रेसिस्टेंस हो, बैटरी हो, इंडक्टर हो, कैपेसिटर हो, सबको हटाओ और बैटरी बैटरी बना लो। इसमें करंट किधर जा रहा, देख आई आगे की तरफ जा रहा और ये करंट बढ़ रहा है, मतलब इसकी बैटरी करंट को अपोज करने की कोशिश करेगा, ले ये एक बैटरी बना। और करंट हाई से लो की तरफ जाता है, तो इधर हाई इधर लो, ले बन गया। करंट कितना है 0.5 और R कितना है 0.2, तो ये हो जाएगा V बराबर 2/10 गुना 5/10, मतलब ये 1/10 वोल्ट आएगा। IR ना 0.2 और 0.5 और ये हो जाएगा L DI by dt, DI by dt इज 8, तो 8L पोटेंशियल डिफरेंस हो गया यूज। अब पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू दी हुई है पूरे A से और B के बीच में वो 0.5 दिया हुआ है, तो ऐसे लिखेंगे, ये रहा आपका A और ये रहा आपका B। VA माइनस 8L माइनस 1/10, ये हाई से लो जाओगे, बराबर VB को इधर ले आओ, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू, दोनों जाएगा उधर, तो 1/10 प्लस 8L, ये बेटा 1/2 मतलब 0.5, ये क्या है 0.5, ये होगा 0.5 और वैसे भी देखो ये होगा तेरा 0.1, तो 0.5 0.1 इधर आएगा तो ये बचेगा 0.4, 0.4 इज इक्वल टू 8L। ये काट दो, कैंसिल कर दो, तो ये 0.4/8 मतलब नीचे बचेगा 0.05 आंसर आ गया, 0.05 एंट्री। अरे आसान है ना बे, डिवीजन नहीं आता तुम्हें युगांडा वासी। अरे युगांडा में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन 12वीं में सिखाया जाता है सर, तो अभी तो हम पढ़ रहे हैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, अभी तो हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन सर पढ़ रहे हैं, पढ़ लेंगे तब पूछ लेना। चलो 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 चलो, आओ 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 आओ, म्यूचुअल इंडक्टेंस की तरफ चलें। सेल्फ इंडक्टेंस लास्ट लेक्चर से बहुत ज्यादा हम समझते आ रहे हैं, चलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा, एक मैंने एक कॉइल लिया, ये बढ़िया है, बहुत सुंदर। दूसरा कॉइल लिया मैंने ये, और पूछा दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ कितना। म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब है पहले सेल्फ इंडक्टेंस को समझो। सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब है खुद ही का करंट खुद से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके खुद ही से फ्लक्स पास करेगा। मतलब इंडक्टर में क्या होता है कि इंडक्टर का ही करंट इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है और वही मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर से फ्लक्स पास कराता है। मतलब हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? मैं मनीष राज, आपका MR सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जय भवन